नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 7 क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो आप क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एकदम। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। क्लियरिंग और सेटलमेंट ना शेयर बाजार की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना मार्केट में कोई भी ट्रेड सुरक्षित नहीं है। सही कहा, ये एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। तो चलो सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व्हेन नोवेशन अकर्स? ऑप्शंस हैं ए रेगुलेटर, बी सेंट्रल काउंटर पार्टी, सी इन्वेस्टर, डी ब्रोकर। इसका मतलब है कि जब नोवेशन होता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या रोल होता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ही यही है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर बायर के लिए सेलर बन जाता है और हर सेलर के लिए बायर। इससे काउंटर पार्टी रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। यानी अगर सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट कर दे तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने पास से पैसे देगा, एक रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह जो खुद गारंटी लेता है। एग्जैक्टली अरे बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। और बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत है क्योंकि रेगुलेटर तो सेबी होता है, राइट? इन्वेस्टर खुद ट्रेड करता है और ब्रोकर सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसे ध्यान में रखना। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है, हाउ आर इंडिविजुअल स्टॉक F&O कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल अपॉन एक्सपायरी? ऑप्शंस ए कैश सेटलमेंट, बी फिजिकल डिलीवरी, सी नो सेटलमेंट, डी रोल ओवर ओनली। इसका मतलब है कि स्टॉक F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी पर उनका सेटलमेंट कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजिकल डिलीवरी। अक्टूबर 2019 से ये रूल कंप्लीटली चेंज हो गया था। मतलब पहले कैश में होता था क्या? हाँ, पहले सिर्फ प्रॉफिट या लॉस कैश में दे दिया जाता था, पर अब अगर आप एक्सपायरी तक स्टॉक F&O होल्ड करते हो तो आपको एक्चुअल शेयर्स की डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कैश सेटलमेंट अब सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडिसेस के लिए होता है। अरे हाँ, इंडेक्स को तो फिजिकल फॉर्म में घर नहीं ले जा सकते ना। बिल्कुल सही पकड़ा। और ऑप्शन सी और डी तो नॉनसेंस ऑप्शंस हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कैश और फिजिकल में, तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए इट इज फिजिकल डिलीवरी। समझ आ गया। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द मार्क टू मार्केट यानी MTM सेटलमेंट डन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट? ऑप्शंस हैं ए वीकली, बी मंथली ऑन एक्सपायरी, सी एवरी डे एट एंड ऑफ द सेशन इन कैश, डी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इसका मतलब है कि MTM सेटलमेंट कब होता है? इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन सी, एवरी डे एट एंड ऑफ द सेशन इन कैश। तो मतलब रोज का हिसाब रोज। हाँ, डेरिवेटिव्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सचेंज वेट नहीं कर सकता कि आप हफ्ते भर बाद पैसे दोगे। अगर लॉस हुआ है तो उसी शाम को आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सही बात है, वरना रिस्क जमा होता रहेगा। एग्जैक्टली इसलिए वीकली या मंथली ऑप्शंस गलत है। रोज का लॉस रोज क्लियर करना जरूरी है। क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी डे? ऑप्शंस ए क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, बी लास्ट 30 मिनट्स VWAP, सी ओपनिंग प्राइस, डी इंट्राडे हाई। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के दिन फाइनल प्राइस क्या मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लास्ट 30 मिनट्स VWAP, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वेट, क्लोजिंग प्राइस क्यों नहीं? लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो क्लोजिंग होती है ना। अरे यही तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो क्लोजिंग प्राइस टिक कर देते हैं। पर देखो, अगर क्लोजिंग प्राइस होती तो कोई भी बड़ा ट्रेडर 3:29 पर बड़ा ऑर्डर डालकर प्राइस मैनिपुलेट कर लेता। ओह वाओ, तो आखिरी आधे घंटे का एवरेज निकालने से मैनिपुलेशन रुक जाती है। बिल्कुल, इसीलिए VWAP यूज होता है। बाकी ओपनिंग या इंट्राडे हाई तो लॉजिकली ही गलत है एक्सपायरी सेटलमेंट के लिए। बहुत स्मार्ट सिस्टम है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Which system is used for computation of margins in the F&O segment? Options A Tally, B Span, C SAP, D Excel। इसका मतलब है कि F&O में मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूज होता है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी स्पैन। अच्छा, टैली या एसएपी क्यों नहीं? अरे टैली और एसएपी तो नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है। स्पैन का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। ये एक रियल टाइम सिस्टम है जो अलग अलग प्राइस और वॉलेटिलिटी सिनेरियोज में आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैलकुलेट करता है। मतलब बुरे से बुरे वक्त की कैलकुलेशन पहले ही कर लेता है? एग्जैक्टली। तो ऑप्शन ए, सी और डी कंप्लीटली गलत है। समझ गया। Question number 6. The initial margin in the F&O segment is based on worst case loss computation. What is the VAR coverage percentage used? Options: A 90%, B 95%, C 99%, D 100%. इसका मतलब है VAR कितने परसेंट कवर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 99%। हम 100% क्यों नहीं? 1% कहाँ गया? वही तो कैच है। 99% वेआर एक दिन के होराइजन पर सबसे बुरे नुकसान को कवर करता है। पर मार्केट में हमेशा एक छोटा सा रिस्क होता है, एक अनप्रेडिक्टेबल ब्लैक स्वान इवेंट का। अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं फिर? उसके लिए एक्सचेंज अलग से एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी ELM लेता है। तो वार हमेशा 99% होता है। ऑप्शंस ए और बी तो बहुत कम कवरेज है और डी टेक्निकली इम्पॉसिबल है सिर्फ वार से। Clear. Question number 7. What is the main difference between a professional clearing member, यानी PCM, and a self-clearing member, SCM? Options: A. PCM trades for itself, SCM doesn't. B. PCM clears trades for others and does not trade for itself, while SCM clears only its own trades. C. SCM has a higher net worth requirement. D. There is no difference. इसका मतलब PCM और SCM में क्या फर्क है? ऑप्शन बी एकदम सही है। देखो, PCM यानी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर खुद के लिए ट्रेड नहीं करता। तो वो करता क्या है? वो सिर्फ दूसरों के ट्रेड्स क्लियर करता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस या ब्रोकर्स के। और क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, उसकी नेट वर्थ रिक्वायरमेंट कम से कम 300 लाख होती है। और SCM का क्या सीन है? SCM यानी सेल्फ क्लियरिंग मेंबर सिर्फ अपने खुद के ट्रेड्स क्लियर करता है। उसकी नेट वर्थ रिक्वायरमेंट 100 लाख होती है। तो ऑप्शन ए और सी गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। राइट। नाम से ही थोड़ा आइडिया लग जाता है। चलिए, क्वेश्चन 8 देखते हैं। हाउ आर डिलीवरी मार्जिन्स लेविड प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ अ फिजिकली सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शंस: ए 100% ऑन एक्सपायरी डे, बी 50% ऑन E-2 and E-1, C no margin is levied, D staggered manner over 4 days from E-4 to E-1. इसका मतलब डिलीवरी मार्जिन्स कैसे लगाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टैगर्ड मैनर में E-4 से लेकर E-1 तक। स्टैगर्ड मैनर मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, एक्सचेंज को डर होता है कि एक्सपायरी पास आते ही ट्रेडर घबराकर डिफॉल्ट ना कर दे, तो E-4 यानी एक्सपायरी से 4 दिन पहले 20% मार्जिन लगता है, फिर E-3 पर 40%, E-2 पर 60% और E-1 पर 80%। सेफ्टी फर्स्ट। तो ऑप्शन ए, बी और सी गलत हैं, क्योंकि अचानक से या बिल्कुल मार्जिन ना लेना बहुत रिस्की हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे आप। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9. What is the market-wide position limit (MWPL) for a stock in the F&O segment? Options: A 10% of total shares, B 20% of non-promoter holding, C 50% of total shares, D 100% of promoter holding. इसका मतलब है किसी स्टॉक की MWPL लिमिट क्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20% ऑफ नॉन प्रमोटर होल्डिंग। नॉन प्रोमोटर होल्डिंग मतलब जो शेयर्स पब्लिक के पास हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एक्सचेंज नहीं चाहता कि कोई एक ऑपरेटर पूरे मार्केट के शेयर्स कॉर्नर कर ले। तो जो शेयर्स प्रमोटर्स के पास नहीं है, उनका मैक्सिमम 20% ही F&O मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के रूप में खड़ा रह सकता है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस जैसे टोटल शेयर्स या प्रोमोटर होल्डिंग, ये सब इररिलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल गलत है। एग्जाम में यही वर्ड्स घुमाए जाते हैं, तो नॉन प्रमोटर होल्डिंग याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. At what percentage of MWPL utilization does the exchange impose a ban on fresh positions? Options: A 80%, B 90%, C 99%, D 95%. इसका मतलब बैन कब लगता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 95%। पर मैंने कहीं 80% भी सुना था इस कॉन्टेक्स्ट में। यही तो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। 95% टच होने पर एक्सचेंज बैन लगाता है, मतलब आप नए ट्रेड्स नहीं ले सकते, सिर्फ पुराने क्लोज कर सकते हो। और ये बैन हटता तब है जब ओपन इंटरेस्ट वापस घटकर 80% पर आ जाए। ओह, लगता 95 पर है और हटता 80 पर है। एग्जैक्टली। तो बैन लगने का आंसर 95% ही होगा। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं।
हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. What happens to in the money यानी ITM stock options on the day of expiry? Options: A. They expire worthless. B. They are automatically exercised. C. The broker decides. D. The investor must manually exercise them. इसका मतलब है एक्सपायरी वाले दिन ITM ऑप्शंस का क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज्ड। पर अगर कोई इन्वेस्टर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो उसके पास पैसे नहीं हुए तो? ये बहुत कॉमन डाउट है। पर देखो, अगर ऑप्शन ITM है, मतलब उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू बची है, थोड़ा प्रॉफिट बचा है। अगर इन्वेस्टर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सचेंज आपको इस नुकसान से बचाने के लिए ऑटो एक्सरसाइज कर देता है। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करें? उसकी जिम्मेदारी है कि एक्सपायरी से पहले ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले। मैनुअल एक्सरसाइज अब पुरानी बात हो गई है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। समझ आ गया, सिस्टम आपको आलस से बचा रहा है। Yes. क्वेश्चन नंबर 12. As per the new rule applicable from 1st February 2025, how must the option premium be paid by the buyer? Options: A. T plus 1 day. B. End of the day. C. UPFNT. D. Adjustable from stock margins. इसका मतलब नए रूल के हिसाब से प्रीमियम कब देना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, UPFNT। ये सेबी का बहुत बड़ा रूल चेंज है। पहले क्या होता था? पहले कुछ ब्रोकर्स क्लाइंट्स को उधारी में ऑप्शंस खरीदने देते थे या उनके स्टॉक्स को मार्जिन की तरह मान लेते थे। पर अब ऑर्डर लगाते टाइम ही अकाउंट में पूरा कैश प्रीमियम होना चाहिए, वरना ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्रेडिट रिस्क कम करने के लिए ये अपफ्रंट का रूल लाया गया है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस कंप्लीटली इनवैलिड है अब। सही बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अंडर द मार्जिन प्लेज सिस्टम, वेयर डू द क्लाइंट्स शेयर्स डिसाइड? Options: A. Brokers pool account. B. Clearing operations account. C. Clients own डीमैट account. D. Exchanges account. इसका मतलब प्लेज किए हुए शेयर्स कहाँ रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लाइंट्स ओन डीमैट अकाउंट। अच्छा, पहले तो ब्रोकर अपने अकाउंट में ले लेता था ना? हाँ, वही तो प्रॉब्लम थी। ब्रोकर्स क्लाइंट्स के शेयर्स का गलत इस्तेमाल कर लेते थे, इसलिए मार्जिन प्लेज सिस्टम लाया गया। अब शेयर्स क्लाइंट के ही डीमैट अकाउंट में रहते हैं, बस उन पर एक ब्लॉक लग जाता है। तो ओनरशिप क्लाइंट की ही रहती है। ऑप्शन ए, बी और डी इसलिए गलत हैं क्योंकि शेयर्स मूव ही नहीं होते। बिल्कुल, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। Awesome. Question number 14. How is the margin computation done at the client level by the clearing member? Options: A. Net basis. B. Gross basis. C. Average basis. D. Random basis. इसका मतलब क्लाइंट लेवल पर मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ यहाँ? अब देखो, इसका मतलब है हर क्लाइंट का मार्जिन अलग अलग देखा जाएगा। ब्रोकर दो क्लाइंट्स के पोजीशंस को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर एक का लॉस है और एक का प्रॉफिट, तो दोनों का मार्जिन अपनी अपनी जगह पूरा लगेगा। अच्छा, जैसे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में होता है, एक के 100 नंबर आए और दूसरे के 0, तो एवरेज 50 थोड़ी माना जाएगा। दोनों की परफॉर्मेंस अलग असेस होगी। अरे वाह, क्या परफेक्ट एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही लॉजिक है। इसीलिए ऑप्शन ए यानी नेट बेसिस गलत है क्लाइंट्स के लिए। इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन 15 पर. What does the net settlement facility allow investors to do? Options: A. Net off profits with taxes. B. Net off cash market and F&O obligations. C. Avoid paying margins. D. Settle trades after 5 days. इसका मतलब नेट सेटलमेंट में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेट ऑफ कैश मार्केट एंड F&O ऑब्लिगेशंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक एग्जांपल से समझाएंगे। हाँ, मान लो आपने कैश मार्केट में रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे जहां आपको डिलीवरी लेनी है, और उसी वक्त F&O में रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया जहां आपको शेयर्स देने हैं। तो नेट सेटलमेंट फैसिलिटी आपको इन दोनों को आपस में नेट ऑफ करने देती है। तो मतलब फिजिकली शेयर्स लेने और देने का झंझट खत्म। एग्जैक्टली। पर ध्यान रखना, ये फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होती। बाकी ऑप्शंस जैसे टैक्सेस या मार्जिन्स अवॉइड करना, ये सब तो नॉनसेंस है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कोर SGF यानी सेटलमेंट गारंटी फंड? ऑप्शंस: A. Paying dividends. B. Funding settlement when a clearing member defaults. C. Paying broker salaries. D. Managing mutual funds. इसका मतलब कोर SGF का काम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फंडिंग सेटलमेंट व्हेन अ क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट्स। तो मतलब जब ब्रोकर पैसे ना दे पाए? हाँ, इसको हम डिफॉल्ट वाटरफॉल बोलते हैं। अगर कोई क्लियरिंग मेंबर डूबने लगता है तो पहले उसका खुद का डिपॉजिट यूज होता है। अगर वो भी खत्म हो जाए तब ये कोर SGF की लाइफ बोट्स काम आती हैं मार्केट को बचाने के लिए। वाओ, मार्केट को कोलैप्स होने से बचाने का आखिरी रास्ता।
ऑप्शन ए, सी और डी तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट लग रहे हैं। हाँ, उनका क्लियरिंग और सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। As per the rule effective from 20th November 2024, what additional margin is applied to short options on expiry day? Options: A 1% ELM, B 2% ELM, C 5% ELM, D no extra margin. इसका मतलब नए रूल में शॉर्ट ऑप्शंस पर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2% ELM यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये 2% एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं अचानक से? इसके पीछे का रीजन है गामा मूव्स। गामा मूव्स, ये क्या होता है? देखो, एक्सपायरी वाले दिन जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनका प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो होता है। सेलर सोचता है फ्री का पैसा मिल रहा है, पर अगर अचानक से मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाए तो वो जीरो वाला ऑप्शन इन द मनी बन जाता है और उसकी प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। ओह, और सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली। इसी अचानक आने वाले तूफान को गैमा मूव कहते हैं। इसीलिए एक्सचेंज अब 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लेता है सेफ्टी के लिए। बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 18। What is the style of index options traded in India? Options: A American style, B Asian style, C European style, D Bermudian style. इसका मतलब इंडेक्स ऑप्शंस किस स्टाइल के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यूरोपियन स्टाइल। अमेरिकन और यूरोपियन में फर्क क्या है बेसिकली? अमेरिकन स्टाइल में आप ऑप्शन को एक्सपायरी से पहले कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, पर यूरोपियन स्टाइल में आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। और इंडिया में निफ्टी वगैरह में सिर्फ यूरोपियन चलता है? हाँ बिल्कुल, इंडिया में सभी इंडेक्स ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं, इसीलिए बाकी ऑप्शंस गलत हैं। समझ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 19। When an option gets exercised, how does the clearing corporation assign this to the shock position holders? Options: A first in first out, B last in first out, C highest margin holder, D random basis. इसका मतलब असाइनमेंट कैसे डिसाइड होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रैंडम बेसिस। वेट, रैंडम मतलब फीफो या लाइफो नहीं चलता? मैंने पहले बेचा तो मुझे पहले आना चाहिए ना? हाँ, यही तो लोगों को लगता है, पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं करता। ये कंप्लीटली एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू रैंडम बेसिस पर होता है। किसको असाइनमेंट मिलेगा ये थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है। ये तो सच में लॉटरी जैसा हो गया है। इसलिए लोग असाइनमेंट से डरते हैं? बिल्कुल, इसीलिए फीफो या लाइफो टिक मत करना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। चलो आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। As per the rule coming into effect from 1st April 2025, how will the position limits be monitored? Options: A end of the day only, B pre-market only, C once a week, D intraday with at least 4 random snapshots. इसका मतलब पोजीशन लिमिट्स कब चेक होंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी इंट्राडे विद एट लीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट्स। अच्छा, पहले क्या होता था जो ये रूल लाना पड़ा? तो स्मार्ट ट्रेडर्स दिन के बीच में अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा ट्रेड ले लेते थे और मार्केट क्लोज होने से पहले पोजीशन कम कर लेते थे। ये तो सिस्टम के साथ फ्रॉड हुआ एक तरह से। एग्जैक्टली, चोरी पकड़ी ही नहीं जाती थी। इसीलिए अब एक्सचेंज दिन में किसी भी वक्त कम से कम 4 बार रैंडम स्नैपशॉट लेगा और अगर आप उस वक्त लिमिट से बाहर मिले तो भारी पेनल्टी लगेगी। तो इंट्राडे की ओवर ट्रेडिंग पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी? ऑप्शन ए अब पुरानी बात हो गई है। हाँ, एकदम सही। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, जाने से ठीक पहले मैं आप सभी के लिए एक दिलचस्प मुद्दा छोड़ना चाहती हूँ सोचने के लिए। आज हमने बात की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और T+1 सेटलमेंट की, लेकिन जरा सोचिए, जिस रफ्तार से AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले कुछ सालों में सेटलमेंट नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा होगा कि आपने शेयर खरीदा और मिली सेकेंड्स में पैसे और शेयर एक्सचेंज हो गए, यानी एकदम इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट? अगर ऐसा सच में हो गया तो इन बड़े बड़े क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और इनके इन रैंडम स्नैपशॉट वाले नियमों का क्या होगा? क्या इनकी कोई जरूरत बचेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए मिलते हैं अगले डीप डाइव सेशन में।